गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू धर्म स्टडीज, संकल्प हमारा भविष्य आपका। के आज के एपिसोड में आप लोग देखेंगे नई शिक्षा नीति से जुड़ी हुई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग देखेंगे। ये बिंदु आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज प्राप्त हुए हैं आप लोगों का कि सर नई शिक्षा नीति के विषय में बताइए, क्योंकि बहुत लोगों के द्वारा बताया गया, बहुत कम समझ में आया, ऐसा आप लोगों का मानना था। तो मैं बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से इसका बताने का मैं यहाँ पर संकल्पित के रूप में आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब सारे जो पृष्ठभूमि है ये समझ में आएंगे। मैं नई शिक्षा नीति के विषय में जो है मैं बताने का मैं प्रयासरत हूँ और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सभी सारी बातें इसमें समझ में आएंगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने समय को ध्यान में रखते हुए मैं इसमें थोड़ा सा प्रारूप इसके विषय में मैंने लिख दिया है पहले से ही। तो आशा करते हैं ये सभी प्रारूप आप लोग बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा विचार था कि सर बताएं कि नई शिक्षा नीति, तो इसी के संदर्भ में आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप लोग वीडियो देखने के बाद अंत में अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिस पद्धति के आधार पर मैं बता रहा हूँ इस पद्धति के आधार पर शायद ही कोई बताया हो, बहुत ही आसान शब्दों में। क्योंकि नई शिक्षा नीति में ऐसी बहुत सारी बातें आई जो कि स्टूडेंट को समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। इसी के आधार पर मैं यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हूँ। नहीं तो मैं चाहता तो मैं शुरुआत में ही बता देता, लेकिन लेट इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आया कि जब आप लोगों के द्वारा मुझे कई बार कहा गया तो मेरा आना स्वाभाविक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैंने हेडिंग में स्पष्ट कर दिया है 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार ने लागू कर दिया। भारत सरकार के द्वारा ये आ गया है, पारित हो गया है। 29 जुलाई 2020 नई शिक्षा नीति का प्रारूप पारित हो गया है। तो जो कि पूरी तरीके से ये नए फॉर्मल पे आधारित है। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो नई शिक्षा नीति का जैसे मैंने यहाँ पर मैं डिनोट किया हूँ, आप देख रहे हैं नई शिक्षा नीति 2020। अब इसका पृष्ठभूमि और परिवर्तन के तौर पर मैंने दो इसके पार्ट बताए हैं आप लोगों को। इसमें आप लोग देख रहे होंगे नई शिक्षा नीति के तहत मैंने दो पार्ट, एक पृष्ठभूमि, दूसरा परिवर्तन। बहुत आसान शब्दों में पहला आपने देखा पृष्ठभूमि, दूसरा है परिवर्तन। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पृष्ठभूमि के अंतर्गत मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद परिवर्तन के अंतर्गत बताऊंगा क्या परिवर्तन हुए और क्या पृष्ठभूमि थी इसकी। नई शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि, इसकी पहले की जो इसका इतिहास है वो क्या है, उसके विषय में कई प्रश्न ऐसे आते हैं जो कि हम लोग विचार नहीं करते हैं, तो वो परीक्षाओं में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि पृष्ठभूमि से संबंधित मैं यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट कर रहा हूँ, देखिएगा ये पृष्ठभूमि से संबंधित है, सारी बातें ऐसे पृष्ठभूमि से संबंधित हैं। दूसरा परिवर्तन से संबंधित हम लेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विश्वविद्यालय सबसे पहले देश की आज़ादी के बाद 1947 के बाद से शिक्षा पर भारत सरकार का विशेष जोर रहा। लेकिन कई मापदंड ऐसे आए जो सफल रहे, कई ऐसे आए जो असफल भी रहे। तो शुरुआत से मैं इस पर चर्चा करता हूँ बहुत संक्षिप्त में कि पहले जो है विश्वविद्यालय शिक्षा नीति का जो शुरुआत हुआ तो उसका नाम दिया गया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया? राधा कृष्णन जी की अध्यक्षता में किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? डॉक्टर राधा कृष्णन जी की अध्यक्षता में 1948 ईस्वी में। कब किया गया? देश की आज़ादी के 1 साल बाद 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इस महत्वपूर्ण बिंदु को यहाँ पर डिनोट किया हूँ कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया और किसकी अध्यक्षता में किया गया? 1948 राधा कृष्णन जी की अध्यक्षता में किया गया। यहीं से नींव पड़ती है शिक्षा नीति की, नींव पड़ती है, यहीं से प्रारंभ होता है शिक्षा नीति। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं ऐसा प्रारूप लाया गया विद्यालय का, लेकिन वो समय दर उसमें परिवर्तन होते रहे और विचार होते रहे, लेकिन कोई नया मुकाम हासिल नहीं कर पाया। फिर उसके बाद इसी बीच में 64 इसी 68 के पहले
64, 65, 66 के बीच में एक आयोग और बना था। यहाँ मैं अलग से बता देता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 64, 65 और 66, अर्थात सन 1964 और 65 और 66 के बीच में एक आयोग का गठन किया गया। शिक्षा पर काफ़ी ज़्यादा चिंतन होने लगी लोगों के द्वारा, और ये दौर था प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था। उस समय इनके प्रधानमंत्रित्व काल में ये आयोग ने एक सिफारिश पारित किया या अनुमोदित किया, पारित करने के लिए प्रेरित किया सरकार को। तो उस आयोग का क्या नाम है? ये काफ़ी चर्चित आयोग था। एक दौर में इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन आज प्रश्नों की संख्या इसकी बहुत कम हो गई, लेकिन फिर भी पुटअप हो सकता है बड़े एग्ज़ामों में। तो 1964, 65, 66 में कोठारी आयोग नाम था उनका। कोठारी आयोग की संतुत के आधार पर 1968 में, क्या 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पारित किया गया। किसके संतुत के आधार पर? ध्यान दीजिएगा, कोठारी आयोग या कोठारी समिति के संतुत के आधार पर, अर्थात इनके अनुमोदन के आधार पर, कोठारी आयोग के अनुमोदन के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पारित किया गया। किसके प्रधानमंत्रित्व काल में? इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पारित किया गया। क्या पारित किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उस समय नाम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो 68 में, जैसा कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, मैं बढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 68 तक हम आ गए। फिर उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन भी किए गए, लेकिन वो सफल नहीं रहे। छोटे मोटे परिवर्तन जो कि नगण्य के बराबर थे, उसे डिनोटेड नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा भी गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, प्रधानमंत्री जी के इंदिरा जी के कार्यकाल में, कि इसमें हर 5 साल में परिवर्तन होंगे, लेकिन वो परिवर्तन सफल नहीं हुए। बीच में युद्ध भी हुआ। ऐसी स्थिति में देश उथल पुथल की स्थिति में थे। जैसे 1971 में युद्ध हुआ, आप देख सकते हैं पाकिस्तान से। तो ऐसी स्थिति में देश काफ़ी ज़्यादा झंझावातों में था, तो शिक्षा पर जोर नहीं दे पाया। तो आपका 68 यहाँ पर एक प्रकार से कहा जाए तो सफल उस तरीके से नहीं हो पाया था। और फिर बात आती है आपका, इतने सालों के बाद बात आती है शिक्षा की चुनौती। 1985 में शिक्षा की चुनौती, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा की चुनौती अगस्त 1985 में एक सीमित बनाया गया। शिक्षा की चुनौती के नाम से एक इसमें आयोग बनाया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसमें बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यावसायिक विचारधाराओं के आधार पर, इसमें काफ़ी मनन के आधार पर इसको बनाया गया। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इसमें ढेर सारे परिवर्तन के आधार पर, विचार के आधार पर परिवर्तन के होते रहे। ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन होते रहे शिक्षा की चुनौती में। अभी मैं 85 तक ही बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा की चुनौती में इन सभी में बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यवसायिक आदि लोगों के विचारों के आधार पर एक नई शिक्षा का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, जिसका नाम था नई शिक्षा नीति। जिसका नाम था नई शिक्षा नीति। ये इसकी नींव, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नींव तो शुरुआत से ही पड़ चुकी थी, लेकिन इसमें 1985 से इसका एक प्रकार से जान लीजिए कि पुनरुद्धार हुआ शिक्षा के संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा। जब शिक्षा की चुनौती 1985 का दौर था, उस समय ये 1985 उस समय ये दौर था किसका? इंदिरा गांधी जी का डेथ होने के बाद राजीव गांधी का कार्यकाल शुभारंभ हो चुका था। राजीव गांधी जी का प्रधानमंत्रित्व काल था। उस दौरान आप लोगों को बता दें, उस दौरान 1985 में बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक के साथ साथ प्रशासनिक व्यक्तियों के प्रबुद्ध विचारधारा के आधार पर एक नई नीति शिक्षा का शुभारंभ हुआ, जिसका नाम रखा गया नई शिक्षा नीति। क्या नाम रखा गया? नई शिक्षा नीति।
इसका इतिहास का प्रारूप पृष्ठभूमि हम लोग समझ सकते हैं काफ़ी शॉर्ट में, मैं बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो नई शिक्षा नीति का शुभारंभ हुआ 1986 में। कब? 1986 में शुरुआत हुआ। दौर था किसका? प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का। तो ये दौर था 1986 का। और आप लोग जैसा कि जानते हैं, अब इसमें प्रश्न की तरफ मैं अभी गौर करूंगा, अंत में आप ध्यान दीजिएगा। इसमें पृष्ठभूमि में मैं कुछ प्रश्न भी स्पष्ट करूंगा जिसको आप लोग लर्न कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नई शिक्षा नीति 1986 की शुरुआत हो चुकी थी, 86 में, ठीक है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल में। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं 1992, ये दौर चल ही रहा था। 1992 में राजीव गांधी की हत्या हुई लिट्टी के द्वारा। उसके पहले 91 में और 92 में ये कई ऐसी गतिविधियां रहीं जिसके द्वारा जो है नई शिक्षा में बदलाव की पूरी तरीके से अनुमोदन होते रहे। लेकिन 92 में इस अनुमोदन को पूरी तरीके से स्वीकृत किया गया, अर्थात नई शिक्षा नीति 1986 का अपग्रेड कब किया गया? 1992 में। इसका अपग्रेड कब किया गया? 1992 में। ध्यान दीजिएगा, 1992 में ईस्वी में इसका अपग्रेड किया गया। कब किया गया? 1992 में। यहाँ लिख देता हूँ 1992 में। पूछा जा सकता है 1986 नई शिक्षा नीति 1986 का अपग्रेड कब किया गया था? ये ध्यान देने वाली बात है। तो 1992 में इसका अपग्रेड किया गया था। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति जो आज लागू है 29 जुलाई 2020 को, ये भी कहीं ना कहीं उसी 86 की अपग्रेड है। तो ऐसी स्थिति में 1992 महत्वपूर्ण हो जाता है और 92 में राजीव गांधी की हत्या होती है। उसके बाद करीब 34 साल बाद सरकार जगी, पूरा देश में एक खुशी की लहर आई कि 1986 के बाद 34 साल बाद नई शिक्षा नीति में की शुरुआत हुई। नई शिक्षा नीति की नींव पड़ी जो 29 जुलाई 2020 का प्रारूप के रूप में स्थान लेती है। तो अब बात आती है यहाँ पर अब आज की वर्तमान की स्थिति पर कि 29 जुलाई 2020 34 साल बाद, कितने साल बाद? 34 साल बाद, 34 साल बाद नई शिक्षा नीति का जो यहाँ पर प्रारूप तय किया गया वर्तमान सरकार में के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इसमें इनके घोषणा पत्र में भी था, 2014 के घोषणा पत्र में भी था कि नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। तो ये आप बात ध्यान दीजिएगा, मैं व्यवहारिकता की ज्ञान की तरफ मैंने आप लोगों को उन्मुख किया। 2014 के इनके घोषणा पत्र में भी था, तो ध्यान दीजिएगा। और ये 2017 में इसके आयोग के अध्यक्ष रहते हुए इस नई शिक्षा नीति का जो प्रारूप का था, ये किसने सौंपा था या किसके अध्यक्षता में सौंपा गया था? तो इसरो के प्रमुख, पूर्व प्रमुख के कस्तूरी नंदन। क्या नाम था? के कस्तूरी नंदन। ध्यान दीजिएगा, के कस्तूरी नंदन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, के कस्तूरी नंदन। के कस्तूरी नंदन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का प्रारूप सरकार को सौंपा गया। तो ये पृष्ठभूमि था। पृष्ठभूमि से उठने वाले प्रश्न आप लोग यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कितनी साल बाद नई शिक्षा नीति का जो है नई शिक्षा नीति का यहाँ पर पुनर्गठन किया गया, अर्थात नई शिक्षा नीति को कब लाया गया? 34 साल बाद। फिर उसके बाद 86 से आप वर्तमान में देखेंगे तो 34 साल होगा। फिर उसके बाद आता है कि इसका इतिहास के विषय में अगर इसमें प्रश्न आता है, जैसे मान लीजिए आ गया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? तो 1986 में किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? राधा कृष्णा जी की अध्यक्षता में किया गया। मैं पृष्ठभूमि से संबंधित मैं प्रश्न को मैं आप लोगों के सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट का है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कब पारित किया गया? किसके शासनकाल में किया गया? 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में पारित किया गया। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? कोठारी आयोग का संबंध
शिक्षा से है या शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है। और कोठारी आयोग की जो संतुष्ट थी कब सौंपी गई? डीपली में है 64-65-66 में सौंपी गई। सन 1964-65-66 में इसकी संतुष्ट इंदिरा गांधी शासनकाल में सौंपी गई थी। नेक्स्ट का मैं इसमें प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, शिक्षा की चुनौती किस सन से संबंधित है? तो शिक्षा की चुनौती किस सन से संबंधित है? 1985 में, 85 से संबंधित है। ये भी एक आयोग बना था शिक्षा से संबंधित। जो फिर उसके बाद आता है नई शिक्षा नीति, जैसा कि आप लोग जानते हैं 1986 में इसकी शुरुआत हुई और इसका अपग्रेड कब हुआ? 1992 में। तो इस आधार पर इसमें कुछ बेसिकली प्रश्न है, आप अपने तरीके से भी प्रश्न इसमें निकाल सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पृष्ठभूमि था। तो इसमें कुछ अलग से मैं प्रश्न आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य, ध्यान दीजिएगा, अनिवार्य है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान करता है। किस में? नीति निर्देशक तत्व में। तो ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। नीति निर्देशक तत्व में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करती है। कितने साल के बच्चों को? 6 से 14, ध्यान दीजिएगा, 6 से 14 साल के बच्चों को। इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, बहुत शॉर्ट में, बहुत ही आसान विधि से अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे वीडियो को 1 से 2 बार, आप लोग पूरा क्लियर हो जाएगा। नई शिक्षा नीति, इसका इतिहास, कब क्या कैसे, सब सारी चीज़ें क्लियरिफाई हो जाएंगी। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस में किया गया है? भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। फिर उसके बाद बात आती है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आगे अब बात आती है, अब मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर अब मैं बढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें प्रश्न जो बेसिकली मैं ऊपर लिखा हूं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नई शिक्षा नीति अभी जल्द में लागू हुई, वो उसका तारीख क्या हुआ? उसका तारीख है 29 जुलाई। 29 जुलाई को ये पारित कर दिया गया, क्लियर हो गया है ये। तो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं पृष्ठभूमि आपका पूरा क्लेरिफाई हो गया। इसमें से आपका प्रश्न जो है पढ़ सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। और ऐसे आधार पर मैं आशा करता हूँ ये पृष्ठभूमि का पूरा प्रारूप आप लोगों को समझ में आया होगा। काफ़ी आसान, काफ़ी सरल शब्दों में मैंने बताया। और इसमें मैं कठिन बहुत सारे डीपली चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा, इसमें जो फिजूल की चीज़ें रहीं, जो क्वेश्चन नहीं अप्लाई होते हैं, उनको मैंने निकाल दिया, जिससे आप लोगों को समझ में आवे। तो पृष्ठभूमि का यहाँ पर पृष्ठ समाप्त होता है। और अब आपका नेक्स्ट का जो प्रारूप है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ नेक्स्ट का जो प्रारूप है आपका परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, क्या है? परिवर्तन। क्या परिवर्तन हुए हैं, अब इस पर हमको विचार करना है। परिवर्तन क्या हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत मोस्ट बेसिकली इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा, पृष्ठभूमि को मैंने, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा भी था, तो पृष्ठभूमि आपका क्लियर हो गया। अब मैं इसको क्लियर करूँगा, परिवर्तन को। क्या परिवर्तन हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं पृष्ठभूमि का क्लियरफाई करने के बाद अब मैं परिवर्तन की ओर चलता हूं। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूं, मानव संसाधन, ध्यान दीजिएगा, मानव संसाधन मंत्रालय लिख देंगे तो इससे थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा। मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। चेंज टू शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान इसमें लेखन के आधार पर आप लोगों को समझाया जा रहा है। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है वर्तमान में? शिक्षा मंत्रालय।
और इसके तहत उच्च शिक्षा आयोग का गठन भी किया गया है। एक अलग से आयोग का गठन किया गया है, उसका नाम दिया गया है उच्च शिक्षा आयोग, है ना। तो उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया गया है। इसमें ध्यान दीजिएगा, कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा आयोग का भी गठन किया गया है। तो बात उसको नहीं मैं ज़्यादा डीपली लेता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। मैं बेसिकली उसको मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट कर दिया कि जिससे कि क्या छोड़कर किस आयोग का गठन किया गया है। तो इसमें कानूनी और ध्यान दीजिएगा चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया गया है। तो उच्च शिक्षा आयोग का गठन क्या छोड़कर किया गया, ऑप्शन में अगर आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा, ऑप्शन में ये टिक लगा सकते हैं। कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया गया। एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने उसको डिनोट किया। अब नेक्स्ट का जो बेसिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट का है, इसमें जो भारत सरकार, वैसे भी आज भी काफ़ी ज़्यादा शिक्षा पे सब खर्चा नहीं होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखद है। शिक्षा पर वर्तमान में आप जानते हैं, शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कुल 6%, ध्यान दीजिएगा, सकल, इसको आप पॉइंट के तौर पर भी ध्यान रख सकते हैं, सकल, ध्यान दीजिएगा, सकल घरेलू, बहुत ही आसान शब्दों में, सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य कितना रखा गया है, प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्पाद का 6%, कितना, 6% विकास में, किसमें, शिक्षा के विकास में खर्च का प्रावधान किया गया। कितने परसेंट, 6%। अब बात आती है वर्तमान में कितना है, अब वर्तमान में कितना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6% क्या है, कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बात आती है सकल घरेलू उत्पाद, अर्थात भारत का जो इनकम है उसमें 6% का लक्ष्य रखा गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट का जो है लक्ष्य रखा गया है नई शिक्षा नीति में, खर्चा का प्रावधान किया गया है विकास के लिए। तो आप क्या लगाएंगे, 6%। 6% का लक्ष्य रखा गया है नई शिक्षा नीति में खर्चा का प्रावधान के तहत विकास के लिए। अब वर्तमान में कितनी है, काफ़ी दुखदाई है, क्योंकि 4% 6% कोई नहीं बात इसमें जो है ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा भारत सरकार ने रख दिया है। तो मेरी समझ से शिक्षा पर कम से कम 25% होना चाहिए। जिस देश में शिक्षा पर 25% होगा, मेरी व्यक्तिगत राय है, वो देश ही पूरे विश्व का विश्व गुरु बन सकता है। खैर, मैं अपने वर्तमान टॉपिक पे आता हूँ। तो वर्तमान में 4 ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में कितना है, 4.43 खर्च किया जा रहा है, इतना खर्च किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इतना खर्च किया जा रहा है। कितना, 4.43 सकल घरेलू उत्पाद का वर्तमान में खर्चा कितना किया जा रहा है शिक्षा पर, 4.43, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखद है। अब नेक्स्ट, इसमें आप लोग प्रश्न ढूंढ सकते हैं, वर्तमान में कितना, अर्थात नई शिक्षा लागू होने से पहले कितना, 4.43 खर्चा किया जा रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा नहीं था, इसीलिए लक्ष्य रखा गया 6% नई शिक्षा नीति के तहत। तो ये दोनों प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट का जो बिंदु मैं आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर रखता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट का पॉइंट है, अब अनुसंधान कार्यों के लिए, अनुसंधान, ध्यान दीजिएगा, अब अनुसंधान के लिए ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अब अनुसंधान के लिए आपको 3 साल के स्नातक डिग्री के बाद 1 साल का स्नातकोत्तर करने के बाद पीएचडी की डिग्री प्राप्त होगी। किसकी, पीएचडी की डिग्री प्राप्त होगी। क्या करने पर, 3 साल का स्नातक प्लस
1 साल का स्नातकोत्तर करने के बाद आपको पीएचडी की डिग्री प्राप्त होगी। पहले ऐसा नहीं था, जो कि खुशखबरी का विषय है। अब एमफिल दूसरा पॉइंट है इसका, एमफिल। ध्यान दीजिएगा, जो परिवर्तन हुए मैं इसी को डिनोट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इसके संदर्भ में। वीडियो जो बीच से देख रहे हैं वो पूरा देखें। तो इसमें आपका एमफिल, ध्यान दीजिएगा, एमफिल समाप्त, अर्थात एमफिल की डिग्री समाप्त कर दी गई है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप अनुसंधान के लिए जो आपकी डिग्री होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? 3 साल का स्नातकोत्तर होना चाहिए, 3 साल का स्नातक होना चाहिए, 1 साल का स्नातकोत्तर होना चाहिए। पीएचडी आपको में प्रवेश लिया जा सकता है, आपको प्रवेश मिल सकता है। और एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, मतलब प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सी डिग्री को समाप्त कर दिया गया है, तो एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट का इसमें अब आप चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जो कि सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा बच्चों को, जो नहीं समझ में आ रहा था काफ़ी लोगों को, जो कि मेरे द्वारा जो है इसमें आप लोगों को बताया जाएगा काफ़ी सरल शब्दों में, क्योंकि कई लोगों के द्वारा मैसेज और कॉलिंग के आधार पर वो जानना चाहते थे कि ये क्या है सर, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं बता रहा हूँ कि जो फॉर्मेट था 10+2 का, वो अब चेंज हो गया है। कौन सा फॉर्मेट चेंज हुआ है? 10+2 का फॉर्मेट अब क्या हुआ है? चेंज हो गया है, चेंज हो गया है। इसका फॉर्मेट क्या हुआ है? चेंज हो गया है। अब कौन सा फॉर्मेट आ गया है? ध्यान दीजिएगा, अब फॉर्मेट आ गया है नई शिक्षा नीति का नया फॉर्मेट, यही समझना है। ये काफ़ी ज़्यादा, ये प्रश्न बेसिकली पूछा जा सकता है, इससे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा उठ सकते हैं। 5, ध्यान दीजिएगा, 3+3, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बिंदु काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको आप लोग देख सकते होंगे, काफ़ी लोगों ने डिस्क्राइब किया, लेकिन वो ऐसे ज़्यादा माध्यम में इसको डिस्क्राइब कर दिए कि बच्चे कन्फ्यूजन में हो गए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, अर्थात ये कहिए कि ये प्रश्नों का एक संग्रह है, ये आत्मा है। तो ऐसी स्थिति में अब मैं यहाँ पर प्रत्येक का क्लेरिफाई करूँगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले शिक्षा को मैं यहाँ पर 5 की व्यवस्था से लेता हूँ। ये साल हैं, 5, 3, 3, 4, ये साल हैं, सालों का इसमें संग्रह किया गया है इसमें। तो ऐसी स्थिति में आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले मैं 5 को उठाता हूँ कि 5 क्या है, नई शिक्षा नीति में के तहत जो है ये 5 क्या है, पहला जो 5 है ये क्या है। तो इसमें प्रावधान किया गया, ध्यान दीजिएगा, प्री, इसमें 2 पार्ट हैं, इसको 5 को जो है किस में डिनोट किया गया है? 3 में डिनोट किया गया है, 3 में और उसके बाद 2 में, 3 और 2 में डिनोट किया गया है। तो पहले 3 के तहत प्री प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था की गई है। बच्चों को जो छोटे होंगे उनमें क्या किया गया है? प्री प्राइमरी स्कूल। क्या? प्री प्राइमरी स्कूल। प्री प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था की गई है, प्री प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था की गई है। तीसरे में, अर्थात कोई बच्चा 3 साल के बाद विद्यालय जब जाएगा तो वो 3 साल तक किस में रहेगा? प्री प्राइमरी स्कूल के तहत। पहला जो 5 है, मैं उसका पहला पॉइंट बता रहा हूँ, 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेगा बच्चा 3 साल तक। फिर उसके बाद आपका जो दूसरा बच्चा है, 2, इसमें 2 बचते हैं, 2 साल। अब ये 2 साल के तहत एक इसमें 2 कक्षाएं होंगी, 2 साल है, 2 कक्षाएं होंगी। पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, ये फाउंडेशन स्टेज इसको माना जाएगा। फाउंडेशन स्टेज, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा को तब वो रहता दिया जाएगा जिसका नाम दिया गया है फाउंडेशन स्टेज। क्या नाम दिया गया है? फाउंडेशन स्टेज। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ, फाउंडेशन
फाउंडेशन स्टेज। पहली और दूसरी को क्या दिया गया नाम? फाउंडेशन स्टेज। इसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नई शिक्षा नीति में जो 5 है, इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है? तो इसके तहत पहला तीसरा साल जो है प्री प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था की गई है। दूसरे साल के दूसरा जो इसमें है वो दूसरा जो साल है 2 साल बचता है। 2 सालों में पहले साल में इसमें किया गया है पहली कक्षा की व्यवस्था, दूसरे साल में दूसरी कक्षा की व्यवस्था, लेकिन इसको एक पेयर के रूप में रखा गया है जिसका नाम दिया गया फाउंडेशन स्टेज। अब पहली दूसरी कक्षा फाउंडेशन स्टेज के तहत पढ़ाई की जाएगी। तो और जो उसके पहले जो शिक्षा रहेगी वो प्री प्राइमरी स्कूल की शिक्षा रहेगी। तो ये क्लियर हो गया होगा 5 का। यहाँ पर आप लोगों को मैं समझता हूँ, जिनको नहीं समझ में आएगा वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में या जो लिंक में सोशल मीडिया दी गई है उसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, वो क्लियरिफाई कर दी जाएगी। तो उनका पूरा अधिकार बनता है धर्मश्री परिवार में, वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर 5 का मैं क्लियर कर दिया हूँ। अब यहाँ पर 3 नेक्स्ट का हम लेते हैं। 3 को यहाँ पर मैं डिनोट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 3 इसके बाद आता है यहाँ 3 में ध्यान दीजिएगा 3 कक्षा 3, जैसा कि मैंने बता दिया कक्षा 1 2 फाउंडेशन पेयर के रूप में रहेंगे। कक्षा 3 कक्षा 4 ध्यान दीजिएगा, और कक्षा 5 ध्यान दीजिएगा, और कक्षा 5 की व्यवस्था की जाएगी शिक्षा की। तीसरे में 3 में कक्षा 3, 4 और 5 के पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, पहले बच्चा 6ठवें वर्ष जाता था, अब वो तीसरी वर्ष के बाद से जाने लगेगा, क्योंकि उसका प्री प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था कर दी गई है भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर तीसरे में आप देख रहे हैं, इस वाले में इसका भी आप क्लियर हो गया, इसका भी क्लियर हो गया। 3 में क्या रखा है? कक्षा 3 और 4 और 5 की व्यवस्था की गई, अर्थात कक्षा 3 और कक्षा 4 कक्षा 5 की व्यवस्था की गई है। अब नेक्स्ट का जो बिंदु है, पॉइंट है, इसमें 3 एक और बचा है, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट का जो 3 है इसको मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। यहाँ आपका आता है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम दिया गया है मिडिल स्टेज। क्या नाम दिया गया है? मिडिल, ध्यान दीजिएगा, मिडिल स्टेज। अब मिडिल स्टेज में कौन कौन से बच्चे होंगे? ध्यान दीजिएगा, मिडिल स्टेज में कौन कौन से बच्चे होंगे? कक्षा, ध्यान दीजिएगा, कक्षा 6, 7 और 8 इसको किसके अंतर्गत रखा गया है? मिडिल स्टेज। अर्थात इसमें इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, 5, 3, 3, 4 में मिडिल स्टेज शिक्षा की व्यवस्था कौन सा 3 करता है, कौन सा इसमें पहले से कौन सा 3 करता है? तो आप ये बताएंगे पहले से तीसरा 3 करता है। जैसा कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसमें कई माइन्यूट प्रश्न भी उठ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, इसीलिए मैं बच्चों के अनुमोदन के आधार पर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए आया हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर मिडिल स्टेज की शुरुआत तीसरे 3 से, मतलब यहाँ तीसरे अक्षर से होता है, अर्थात दूसरे 3 के आधार पर होता है। कक्षा 6 और 7 और 8 की व्यवस्था की गई है स्टडी की। ध्यान दीजिएगा, अब अंतिम की ओर चलते हैं। अंतिम अक्षर है इसमें 4, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बच्चों का भविष्य तय करता है। तो इसमें इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, चौथे के अंतर्गत क्या रखा गया है? चौथे के अंतर्गत रखा गया है, इसमें बच्चों को बताया गया है, इसमें ध्यान दीजिएगा, चौथे के अंतर्गत इसमें रखा गया है कक्षा 9 से 12 किन बच्चों को रखा गया है? कक्षा 9 से 12, 4 साल का होता है, तो इसलिए इसमें साल हैं ये सभी, ध्यान दीजिएगा। तो 4 साल रखा गया है। तो कक्षा 9, 10 और 11 और 12 को रखा गया है इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत, इस 4 साल के अंतर्गत रखा गया है। इसमें खुशखबरी भी है, कक्षा
ध्यान दीजिएगा 11 के बाद जो हम सब्जेक्ट का चयन करते थे कि कक्षा 11 के बाद, इंटर जो लोग किए हैं वो समझदार होंगे, वो समझ रहे होंगे मेरी बात। 11th में हम विषय अपने आधार पर चूज करते थे। हम फिजिक्स लेंगे, केमिस्ट्री के साथ साथ मैं मैथ लूँगा कि बायो लूँगा, ये सब सारी चीज़ें विषय का क्लेरिफाई कब होता था? तो कब होता था? ये 11th में होता था। लेकिन अब क्या किया गया है? नई शिक्षा नीति के तहत क्या किया गया है? चुनने का यह अधिकार, विषय चुनने का अधिकार कब दिया गया है? 9th से ही, 9वीं कक्षा से यह व्यवस्था किया गया है। विषय चुनने का अधिकार कब दिया गया है? 9वीं कक्षा से। कब से? विषय चुनने का अधिकार कब दिया गया है? प्रश्न पूछा जा सकता है, विषय चुनने का अधिकार कब से दिया गया है? 9वीं कक्षा से, नई शिक्षा नीति में। तो ये आशा करते हैं ये स्टेज आपको समझ में आ गया होगा। इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। वीडियो को आप लोग 2-3 बार बैक करके भी देख लीजिएगा। नहीं समझ में आया कम से कम 5 बार देखिएगा। फिर भी कोई बात आप लोगों को ऐसा रहता है कि पूछना है तो आप लिंक दिए गए हैं, आप लिंक के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, सभी उसमें सोशल साइटें, उसके माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये सब क्लियर हो गया। अब बात आती है नेक्स्ट की ओर, अब बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट नई शिक्षा नीति में के महत्वपूर्ण बिंदु थे, ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु थे। ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को इतना आसानी से क्लियरफाई करना बहुत ही मुश्किल स्थिति बन जाती है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो मैं अब कुछ प्रश्नों को मैं बता देता हूँ कि जो बेसिकली जो व्यवहारिकता के थे, नोटेड में, ये नोट है, एक प्रकार का नोट है। ध्यान दीजिएगा, जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट, ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल की जो फीस है उस पर भारत सरकार की नज़र रहेगी। इस पर पूरी तरीके से नई शिक्षा नीति में तय किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों की फीस, अर्थात प्राइवेट स्कूलों पर क्या कसा जाएगा? नकेल कसा जाएगा। जो ये लूट का धंधा बनाए हैं इसको कसा जाएगा। व्यवहारिकता की प्रश्न है, प्राइवेट स्कूलों पर एक नकेल कसा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा समस्या होती थी जो गरीब परिवार थे उनको पढ़ाने में। तो साथ ही साथ अब एक और जो प्रश्न है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं उसको यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। कई विद्यार्थी जैसे मान लीजिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये सब नोट में है, इसको आप लोग नोट में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, व्यवहारिकता भी है इसमें। तो जो विद्यार्थी मान लीजिए कोई डिग्री ले रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोई भी ये जो है परीक्षा के संदर्भ में फॉर्म फिलअप किए हैं, 1 साल का कोर्स करते हैं और वो चले जाते हैं। 1 साल पहले साल में, है ना, पहले ईयर में उनको क्या प्राप्त होगा? अब वो ख़त्म नहीं होगा। पहले क्या होता था कि अगर आप 2 साल का, जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 2 साल किए, कोई और अन्य कोर्स करने लगे या कोई कोर्स करने लगे, तो फिर आप लोगों को दिक्कत होती थी कि मतलब उसको आप ये नहीं माना जाता था कि मतलब जो है आप बाद में आए उसको करें, तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होती थी उसमें। तो इसी आधार पर उस पर तय किया गया कि बहुत सारे कोर्स ऐसे भी थे कि जो है पूरी तरीके से आप नहीं कर सकते थे। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, पहले ईयर में आपको क्या मिलेगा? प्रमाण पत्र मिल जाएगा। आप इसको अगर आप प्रमाण पत्र मिल गया तो आपका बेकार नहीं होगा साल। प्रमाण पत्र पहली साल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रमाण पत्र। तो ध्यान दीजिए। और फिर दूसरी साल क्या मिलेगा? सेकेंड ईयर में आपको मिल जाएगा। सेकेंड ईयर में आपको मिल जाएगा, इसमें आपको यहाँ पहला जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहले में आप लोगों को यहाँ पर प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा और दूसरे वर्ष आप लोगों को डिप्लोमा दे दिया जाएगा। दूसरे वर्ष डिप्लोमा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? डिप्लोमा दिया जाएगा। तीसरे वर्ष क्या दिया जाएगा? तीसरे वर्ष आप लोगों को दिया जाएगा डिग्री। तीसरे वर्ष क्या दिया जाएगा? डिग्री दिया जाएगा। तो इस आधार पर आपका साल जो खराब हो जाता था
कोई अन्य कोर्स करने के आधार पर, तो वो दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ये समझ सकते हैं, नई शिक्षा नीति के तहत ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रमाण पत्र किस साल प्राप्त किया जाता है या किया जा सकेगा, तो आप बता सकते हैं पहली साल प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है, दूसरे साल डिप्लोमा प्राप्त किया जा सकता है, प्रश्न पूछेगा आप क्लियर कर देंगे, तीसरी साल डिग्री प्राप्त होगी, आपका साल बर्बाद नहीं होगा। अब नेक्स्ट का जो व्यवहारिक है नोटेड में है, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करते रहिएगा। अब मैं जो बेसिक है मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति के तहत जो कक्षा शुरुआत में ध्यान दीजिएगा, पहली से पाँचवीं ध्यान दीजिएगा, पहली से पाँचवीं कक्षा के बच्चों को ध्यान दीजिएगा, उनकी लोकल भाषा मतलब स्थानीय भाषा, स्थानीय और ध्यान दीजिएगा स्थानीय भाषा और मातृभाषा अर्थात हिंदी मातृभाषा में शिक्षा देने का पूरी तरीके से प्रावधान रहेगा। मातृभाषा की शिक्षा देने का पूरी तरीके से प्रावधान रहेगा। पहली से पाँचवीं तक के कक्षा के बच्चों को ये बातें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली हैं। कितने इसका पहले लिखित नहीं था, व्यवहारिकता में था, लेकिन अभी लिखित में है। पहली से पाँचवीं तक के बच्चों को स्थानीय भाषा और मातृभाषा, किस भाषा में, दो भाषाओं में शिक्षा पूरी तरीके से दी जाएगी। ये प्रावधान किया गया है नई शिक्षा नीति में। और जो बेसिकली जो इंजीनियरिंग के छात्र थे, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी है। जो अंतिम बिंदु है वो नोट आप लोग कर लीजिए। अंतिम बिंदु है जो इंजीनियरिंग के छात्र थे उनके लिए नई शिक्षा नीति में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया है, जिसके आधार पर जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो अब इंजीनियरिंग में ध्यान दीजिएगा, इंजीनियरिंग के छात्र जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको अब संगीत या अन्य किसी विषय में रुचि है, पर्यावरण या जो भी मतलब जो है उनको सब्जेक्ट में रुचि है, ऐसे विषय को वो चूज कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले समूह के तहत शिक्षा ग्रहण कराया जाता था, कोर्सों को स्पष्ट कराया जाता था विद्यार्थियों को, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इंजीनियर करने वाला लड़का संगीत ले सकता है। ऐसा प्रावधान नई शिक्षा नीति के तहत किया गया है। तो आशा करते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने लाया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझ सकें और कम शब्दों में मैं यहाँ पर आप लोगों को बता सकूं। इसीलिए मैं बहुत सारी बातों को इसमें जो एकदम बेसिकली इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं को मैंने इसमें रखा और फालतू की सारी चीज़ों को मैंने नकार दिया, जिससे कि आप लोगों का परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बार देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग देखने के बाद थैंक्स ग्रुप अपने ग्रुपों में ज़रूर भेजेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सब पे आप लोग फॉलो भी करेंगे, साथ ही साथ आप लोग शेयर भी करेंगे। धर्म हिस्ट्री परिवार जल्द ही आप लोगों के लिए कई कोर्सेज भी लाने वाला है। ऐसी स्थिति में आप लोग वीडियो देखने के बाद जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा उनसे परम आग्रह है। साथ ही साथ देखने के बाद अपना ये कैसा लगा वीडियो ये अपना विचार भी दें, जिससे मुझे पता चल सके आप लोगों को क्या समझ में आया, कैसी संतुष्टि रही, क्या परसेंटेज रहा, आप लोग बताइएगा। और लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं नेक्स्ट डे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।